और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र, जहां अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी में सत्ता संतुलन साफ होता दिखाई दे रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम पद का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और आज वो शपथ ले सकते हैं। उनके डिप्टी सीएम बनने पर बड़े बेटे पार्थ पवार का राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है। और वहीं सुनेत्रा पवार के बारामती विधानसभा उपचुनाव लड़ने की भी अब चर्चा होने लग गई है। 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायक दल के नेता पर अब फैसला किया जाएगा। तो 2 बजे विधायक दल की बैठक हो सकती है एनसीपी की। बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनेत्रा पवार जो है अब वो अगली डिप्टी सीएम बन सकती हैं। और इस पर शरद पवार ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी इसरार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इसरार, आज 2 बजे एनसीपी विधायक दल की बैठक होगी और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दिवंगत नेता अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद मिल सकता है। क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अजित पवार दादा के यानी कि मौत के बाद जो है जो कयास लगाए जा रहे हैं। अगर बात करें विधायक दल मंत्रिमंडल की यानी कि एनसीपी के जो विधायक हैं, उनका ये मानना है कि जो सुनेत्रा जो है पवार, उनको ही बनना चाहिए जो है सीएम, उप सीएम। लेकिन जो है कहीं ना कहीं अगर परिवार की बात करें और शरद चंद्र पवार की बात करें तो उनके घर की ओर से, परिवार की ओर से किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल ये जो है अभी मीटिंग के बाद ही जो है फाइनल हो पाएगा। अगर फाइनल होता है तो फिर ये पहली बार होगा कि पहली महिला जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है उप मुख्यमंत्री बनी। इसरार, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि शरद पवार ने भी इस खबर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये हैरानी की बात है कि वो एनसीपी के एक वरिष्ठ नेता हैं और उसके बाद भी डिप्टी सीएम पद पर कौन अब आने वाला है, उनके ही परिवार से इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल, आप बता दें कि शरद पवार का कहना है कि परिवार में होते हुए भी जो है उनसे किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की गई है और ना किसी चीज की बताई गई है, क्योंकि एनसीपी द्वारा ये जो है एनसीपी के जो विधायक थे उनके द्वारा जो है ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो है उनकी पत्नी यानी कि अजित पवार जी की पत्नी जो उसको जो है ये सीएम बनाया जाए। लेकिन उनसे बातचीत नहीं गई, तो ऐसा लगता है कि कुछ नाराजगी आपस में है। वहीं पर आप बता दें, आज सूत्रों के अगर मुताबिक अगर माना जाए, सुनेत्रा पवार बिना शरद पवार से मुलाकात किए ही पुणे से मुंबई रवाना हो गई। और बेटे का भी राज्यसभा जाना लगभग तय माना जा रहा है, पार्थ पवार का। बिल्कुल, हाँ, पार्थ पवार की राज्यसभा जाना एकदम तय माना जा रहा है, क्योंकि अभी आप बता दें कि अभी बड़ी हलचल मची हुई है। और देखने वाली बात ये होगी कि जो विधायक दल की मीटिंग है, विधायक दल की मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकल के सामने आता है और किस तरह से मीटिंग होती है, उसमें क्या फैसले होते हैं। जो भी फैसले होंगे, अगर फैसले अगर इनके हाथ में होते हैं तो फिर ये जान लीजिए कि महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार बनी। ठीक है इसरार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने की अटकलों के बीच एनसीपी विधायक सना मलिक ने कहा कि आज सभी विधायकों को विधान भवन बुलाया गया है। बैठक का कारण आधिकारिक रूप से नहीं बताया गया, लेकिन जानकारी के मुताबिक विधानमंडल दल के नेता के रूप में सुनेत्रा पवार के नाम पर अब चर्चा हो सकती है। हमें आमदारों को सभी आज 2 बजे विधान भवन में बुलाया गया है। रीज़न हमें एक्चुअली बताया नहीं गया है, लेकिन जहाँ तक माध्यमों से और आप लोगों से पता चला है, मीडिया से पता चला है कि सुनेत्रा वहिनी का नाम को हम एज अ ग्रुप लीडर को आगे बढ़ाने के लिए आज वो मीटिंग रखी गई है। और अगर ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है तो हम एज अ कार्यकर्ता और हम पार्टी के जितने भी लोग हैं
जैसे हम देख रहे थे लगातार 2 दिन से यही मांग आ रही थी हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे कैडर के बीच में कि सुनेत्रा वहिनी को दादा के जगह पे लाया जाए, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाए। तो इसलिए जो हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक समझदारी है, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को अगर कोई एक लीडर चुनना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में उनके साथ है, सत्ता में साथ होते हुए हमें अपना एक लीडर चुनना है। तो सुनेत्रा वहिनी एक ऐसी शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को नहीं, लेकिन सामाजिक और पॉलिटिकल का भी बहुत सारा नॉलेज रखती है। उनके माहिर हो गया या ससुराल हो गया, दोनों जगह वो हमेशा पॉलिटिक्स देखती आई हैं। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं गुजरात, जहां आनंद जिले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एक ही दिन में 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात की। मुख्यमंत्री ने 23 लाख रुपए की लागत से 49 विकास परियोजना का शिलान्यास किया और उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेतृत्व से गुजरात को सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। उन्होंने विकसित गुजरात के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण के लिए सभी के सहयोग की अपील भी की है। और देहरादून के केंद्रीय बजट 2026 को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार की हर योजना में उत्तराखंड को शामिल किया जाता है। राज्य को केंद्र से लगातार अपेक्षा से अधिक सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद भी जताई है कि इस बार के बजट में उत्तराखंड को विकास कार्यों के लिए उम्मीद से बढ़कर सहायता मिलेगी। ये मंदिर हमारा बहुत सिद्ध मंदिर है, माँ की कृपा यहाँ पर बरसती है। मुझे पहले भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। आज फिर से यहाँ पर आशीर्वाद लिया है, सभी की स्वस्थ रहने की, सभी की सुखी रहने की, समृद्ध रहने की, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करें, आत्मनिर्भर बने, हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, मां से प्रार्थना की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व सीएम हरीश रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए 3 महीनों के राज्यव्यापी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि वो जगह जगह जाकर सरकार की नाकामयाबी और महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और पलायन का मुद्दा जरूर उठाएंगे। राजभवन हल्ला बोल के साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा और 3 महीने तक लगातार हम जगह जगह मीटिंगें आदि करके, रैलियां करके, अलग अलग तरीके से जो आज जिन चीजों को उत्तराखंड के लोगों को झेलना पड़ रहा है, जिन चीजों को महसूस कर रहा है कि सरकार के जैसे भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, निरंतर पलायन बढ़ रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं, स्थितियां हैं जो चिंताजनक हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।